हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वरुण पाठशाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए लेक्चर के साथ आए जिसमें हमारा मानसून का ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम इंडियन मानसून को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी हम क्लासिकल, मॉडर्न, आईटी, सीजेड काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो इन सब को पढ़ने के बाद आज हमारा तीसरा लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। ठीक है, तो ऑलरेडी देखो हमने इंटर टॉपिकल कन्वर्जेंस पढ़ लिया है। जेट स्ट्रीम थ्योरी हमने पढ़ चुके हैं कि जेट स्ट्रीम कैसे काम करती है। उस टाइम पे हमने वेस्टर्लीज पढ़ा था। आज हम ईस्टर्ली जेट पढ़ेंगे, तिब्बत पढ़ेंगे और सोमाली जेट पढ़ेंगे। तो राइट नाउ अभी हमें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून को पढ़ेंगे। हालांकि जब हम आई टी सी जेड पढ़ रहे थे तब हमने मोस्ट ऑफली ये सारा कुछ कवर कर लिया है, बट ये नॉर्मल आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। इसके लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इंडियन मानसून का ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का या फिर अफ्रीकल ईस्टर्ली जेट का इंडियन मानसून पे क्या रोल है, क्या फ़र्क क्या पड़ता है इससे बेसिकली। क्यों ऐसा होता है कि दूसरे कंट्रीज़ के जो मानसून है वो इंडिया को अफेक्ट करते हैं या फिर इंडिया इंडिया के मानसून दूसरों को अफेक्ट करता है। रीज़न क्या है, देखो। स्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द टीईजे, यानी कि इसका मतलब है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट इज नॉट फुल्ली अंडरस्टूड। ठीक है, अभी तक इसको अच्छे तरीके से समझा नहीं गया है, बट बिलीव किया जाता है कि जेट में भी यूनिकली हाई टेम्परेचर एंड हाइट पे होता है ओवर तिब्बतन प्लेट्यू। जब इसका समर के टाइम पे जब इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और अच्छी खासी हाइट होती है, तो इसका जो बेसिकली यूनिकली जो फीचर्स है या फिर इसका बनना होता है जेट का, ये तभी होता है। अब जब हम ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट का बात करते हैं तो ये एक अच्छा खासा किक देती है, यानी कि एक अच्छा खासा रोल प्ले करती है साउथ वेस्ट मानसून को लाने में। ठीक है, द jet descent over the Indian Ocean near Madagascar, intensify high pressure cell so as टू मूव टू द साउथ वेस्ट मानसून। अब क्या होता है कि जो इंडियन ओशन में मेडागास्कर का जो एरिया है, मेडागास्कर का जो आइलैंड है, उसके ऊपर एक हाई प्रेशर सेल काम करता है। और जब वो हाई प्रेशर सेल काम करेगा या फिर हाई प्रेशर उसके ऊपर बनना चालू हो जाता है, तो वो भी एक तरीके से इंडियन मानसून के लिए हेल्पफुल हो जाता है। अब मैंने आपको बताया था लो प्रेशर और हाई प्रेशर का क्या रोल होता है। देखो, लो प्रेशर आपका ना सिर्फ एक सिंपल, जब ठंडा सा मौसम होना चालू हो जाएगा तो वहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है, और जब मौसम गर्म होना चालू हो जाएगा तो उसे लो प्रेशर कहते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम तिब्बत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गर्मी तो ज़्यादा होगी नहीं। ठीक है, एक अच्छी खासी हाइट भी होती है। तो हाइट होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हो जाता है, हाई प्रेशर यहाँ पर बनना चालू हो जाता है। और हाई प्रेशर बनने के बाद में तिब्बतन प्लेटू के ऊपर जेट का बनना चालू हो जाता है। तो यहाँ से जो हवाएं आती हैं उनको बेसिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कह दिया जाता है। ठीक है, तो सेम यही इसी तरीके से यहाँ पर भी धीरे धीरे जब सूरज की किरणें ऊपर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाती हैं, तो मेडागास्कर के पास एक हाई प्रेशर सेल जनरेट हो जाता है। और ये जो हाई प्रेशर सेल है धीरे धीरे यही जो इंडियन साउथ वेस्ट मानसून को लाने में मदद करता है। सेम इसी तरीके से, क्योंकि सिर्फ एक सेल काम नहीं करेगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक यहाँ से वेस्टर्लीज आ रही है, यहाँ से ईस्टर्लीज आ रही है, ये दोनों यहाँ से आती है, फिर यहाँ से आपकी साउथ विंड आएगी। तो ये दोनों की दोनों ऊपर से टकराएंगी। यहाँ का जो इनकी जो बेसिकली अगर मैं बताऊंगा कि जो वेस्टर्लीज आ रही है या फिर ईस्टर्लीज आ रही है, इनके अंदर मॉइस्चर होना जरूरी है। अगर इतना ज़्यादा है कि अच्छा तिब्बत के ऊपर बहुत ज़्यादा मोटी परत बन गई है, सिर्फ ठंडी हवाएं चल रही हैं, उनमें मॉइस्चर तो होगा ही नहीं। जब मॉइस्चर होगा ही नहीं तो ये वाली जो हवा साउथ की जो हवा जा रही है, इसका भी कुछ काम नहीं होगा। तो इसकी वजह से इसका रीज़न क्या हो जाएगा, इंडिया के अंदर कम बारिश होगी। लेकिन यहाँ पर अच्छी ज़्यादा मोटी परत नहीं है और थोड़ा टेम्परेचर भी ठीक है। हाई प्रेशर तो बना हुआ है बट टेम्परेचर ठीक है, उसकी वजह से बर्फ़ पिघल रही है। तो बर्फ़ पिघलने की वजह से क्या होगा कि इंडिया के ऊपर अच्छी खासी बारिश हो जाती है। ये बेसिकली होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब पृथ्वी पर इतनी सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं तो आपकी लाइफ में भी बहुत करेंगी। तो इन सारी चीज़ों को करते चलो, पढ़ते चलो, कुछ भी देखो, असंभव तो कुछ भी नहीं होता है। तो कोई भी चीज़ असंभव सिर्फ तभी होती है जब तक आप उसे स्टार्ट नहीं करते हो। ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा क्वेट है, एवरी अकम्पलिशमेंट स्टार्ट विद डिसीजन टू ट्राई। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक उसके अंदर आपको कोई भी अकम्पलिशमेंट मिलेगी नहीं, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा। तो इस छोटी सी बात है बट बहुत कुछ कह जाती है। तो वही दोबारा, एवरी अकम्पलिशमेंट स्टार्ट विद डिसीजन टू ट्राई। एटलीस्ट ट्राई करना सीखो, समझना सीखो। जब तक नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके, तो
देखो अब हमारे पास है ट्रॉपिकल जेट, ईस्टर्ली जेट बेसिकली। अब समझने की कोशिश क्या है, मैंने यहाँ पर ये पिक्चर क्यों लगा रखी है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रोपोस्फेयर का जिक्र मिलेगा और बाकी भी आपको चीज़ें समझानी है मुझे, तो ज़्यादा जरूरी रहेगा। देयर आर मेजर हाई वेलोसिटी विंड्स, ठीक है। अब ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, बहुत हवा चलती है बेसिकली, मोस्ट ऑफली जो हमारा इन्वायरमेंट यानी कि हवाओं का चेंज होना या फिर मौसम चेंज होना वो यहीं पर होता है, बारिश वारिश होना यहीं से होता है। तो यहाँ पर अच्छी खासी हवाएं चलती हैं। तो जो हवाएं यहाँ पर चलती हैं वो बेसिकली उनको बेसिकली कह दिया जाता है लो लेवल जेट्स, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाती हैं। और वहीं जो कुछ अगर ट्रॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पर जो प्रोमिनेंट जो ज़्यादा हवाएं हैं तो उनको बेसिकली नाम दिया जाता है सोमाली जेट और अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट, जो कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट के नाम से जाना जाता है। और वहीं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जो जेट होती है उनका एक अपना एक यूनिक फीचर होता है, अपना एक डोमिनेंस बना के रखती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे समर के टाइम पे। तो अब साउथ एशिया के अंदर अब ये जो बेसिकली जो रहती है, अब मान के चलिए मैं यहाँ पर आपको ये बना देता हूँ, ये आपका पूरा अर्थ है, यहाँ आपकी इक्वेटर है, इसके पास आपकी 23 डिग्री की लाइन है। तो 5 से लेकर के यहाँ 5 होगा, यहाँ पर 20 मान के चलो, इसके बीच में यहाँ पर सिचुएटेड होते हैं, यहाँ 5 होगा, यहाँ 20 होगा। तो इसके बीच में बेसिकली ये टी जेड आपकी सिचुएटेड होती हैं। तो इससे इनका चलता रहता है। अब इट इज़ फेयरली परसिस्टेंट इन इन इट्स डायरेक्शन इंटेंसिटी, जो कि बेसिकली जून से अक्टूबर के बीच में चलती है, ठीक है। जून से अक्टूबर के बीच में रहती है और इनकी पोजीशन जो है बेसिकली फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी नॉर्थ हेमिस्फीयर में कभी साउथ हेमिस्फीयर में। तो बेसिकली इनका इन्होंने अगर मैं यहाँ की बात करूँ सेम उसी तरीके से, तो ये बेसिकली नॉर्थ हेमिस्फीयर हो जाता है, ये साउथ हो जाता है। चलेगी तो दोनों में ना, यहाँ से 5 से 20 में और यहाँ 5 और 20 में, तो चलेगी दोनों में। तो वही है बस, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा था ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर में देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, मैंने यहाँ पर ये पॉइंट क्यों लगाया है। अभी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई, उस पिक्चर में आपको काफी चीज, आपको ट्रोपोस्फेयर दिखा, स्ट्रेटो दिखा, मीसो दिखा, थर्मो दिखा और एक्सो दिखा। अब यहाँ पर मैं आपको दो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ट्रोपोस्फेयर क्या है। देखो एटमॉस्फेयर को ना एक डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें हमारे पास ये सारी की सारी लेयर्स आ जाती हैं। जब मैं ट्रोपोस्फेयर की बात करता हूँ तो लोएस्ट लेयर है, यानी कि सबसे पहले सबसे नीची लेयर है। और सबसे नीची लेयर होने की वजह से इसके अंदर जितने भी अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है, जितने भी चेंज ऑल जितने भी वेदर कंडीशन है वो यहीं पर होते हैं ट्रोपोस्फेयर में। अब ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड करती है बेसिकली 17 से 18 किलोमीटर तक, यानी कि यहाँ पर अगर आपका अर्थ है तो ऐसे 17 किलोमीटर लोगे, 17 किलोमीटर ये ट्रोपोस्फेयर है। इससे 18 से ऊपर के जाओगे तो 17-18 से जो ऊपर का जो एरिया हो जाता है वो बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे इक्वेटर से बेसिकली नियरली 10 किलोमीटर नियर हाई एल्टीट्यूड पोल्स आ जाते हैं। इन दी ट्रोपोस्फेयर वी एक्सपीरियंस ऑल वेदर फिनोमिना, जितने भी टेम्परेचर चेंज है ये सब कुछ इसी में होगा। और ध्यान रखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, ऊंचाई पर जाते जाएंगे, टेम्परेचर कम और ज़्यादा होता रहेगा। कम और ज़्यादा रहने का मतलब क्या है मेरा, कि 1 किलोमीटर पे यानी कि 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका चेंज होता रहता है बेसिकली, बढ़ने और कम होने के साथ साथ। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ऐसा नहीं है कि ऊपर जाते जाते टेम्परेचर चेंज सिर्फ सिर्फ बढ़ेगा, कम होता जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी कंडीशन में वो बढ़ भी सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है यूपीएससी में, तो इस वजह से मैंने आपको बताना जरूरी समझा। ट्रोपोस्फेयर मीन्स परसेंटेज ऑफ मास ऑफ द एटमोस्फेयर इन द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स 99% ऑफ वाटर वेपर, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड द ट्रोपोपॉज, बेसिकली इसे कहा जाता है, वेयर द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट और फ्यू किलोमीटर। कुछ किलोमीटर तक बेसिकली जो आपका टेम्परेचर है वो सेम रहेगा, बट उसके आगे का नहीं, उसके धीरे धीरे अपना चेंज या फ्लक्चुएशन होता चल रहेगा। आगे देख लो। अब जब हम टीईजे की बात ही कर रहे हैं तो अब देखो एक्स्ट्रा में हमने तो पढ़ लिया है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कम अब ये एग्जिस्टेंस में आती कैसे है क्विकली। सबसे पहली बात ये है कि टीईजे का जो विकास है वो बेसिकली इनका जो बेसिकली जन्म हुआ, ये हिमालय की वजह से हुआ अर्ली जून के टाइम पे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हिमालय नहीं होगा तो इनका बनना कोई कोई कहानी तो है नहीं। नॉर्मल हवाएं भी इनको काउंट कर सकते हैं। इनको ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्यों कहा गया, इनका एक एग्जिस्टेंस देखो तभी होता है चाहे वो वेस्टर्लीज हो या फिर ईस्टर्लीज हो, जब ठंडी हवाएं होती हैं। ठंडी हवाओं को जो जेट है बेसिकली उनको ठंडी हवाओं के नाम से जाना जाता है। जेट के नाम से आप समझ गए होगे, जेट कहाँ उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, यानी कि ऊंचाई पे उड़ते हैं। तो ऊंचाई से इनका लेना देना है। अब जब आप एक चीज देखोगे तो जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है बेसिकली ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं पेनिनसुला रीजन में इंडिया के। तो वहीं नॉर्दर्न अफ्रीका में भी इनकी जो इंडिया में बेसिकली 6 to 9 किलोमीटर की होती है, बेसिकली ईस्ट टू वेस्ट जाती है। अब जो फॉर्मेशन है रिजल्ट है, यानी कि अच्छा खासा एयर सर्कुलेशन चेंज कर देती हैं बेसिकली, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आ जाती हैं धीरे धीरे। अब फॉर एन एग्जांपल के लिए मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। दोबारा से मैं एक अर्थ बना रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर आपका इस तरीके से यहाँ आपका इक्वेटर है, सॉरी दोबारा बनाते हैं यार, शेप ना सही नहीं आती माउस से बनाने में, ठीक है।
ये है आपका इक्वेटर। अब ये इक्वेटर है, अब मान के चलो यहाँ आपका भारत सिचुएटेड है, यहाँ आपका अफ्रीका है इस एरिया में, यहाँ से जाने में लग रही है आपकी ईस्टर्ली अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी हाई प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, धीरे धीरे हाई प्रेशर सिस्टम के बाद जब ये इक्वेटर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम काउंट हो जाएगा, तो ऊपर ही तो उठ रही है ना, तो जब इक्वेटर के पास जाएगी तो लो प्रेशर में तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यही बेसिकली रीजन हो जाता है कि मानसून का ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो ये साउथ वेस्ट मानसून को लाने में ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल काउंट हो जाते हैं, क्योंकि इन सब का ना देखो सिस्टम सिर्फ एक ही वे पे चलता है। हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के बाद कन्वेक्शन बनाएगी, दो हवा मिलेगी, ठंडी और गर्म दोनों मिलेगी, कन्वेक्शन बनेगा और फिर बारिश हो जाएगी। तो इन हवाओं का चेंज होना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, ऐसे ही चलता रहेगा। हाई प्रेशर से जब तक लो प्रेशर में नहीं जाएगी, और थोड़ा लो प्रेशर इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लो हो जाए कि वहाँ पर बिल्कुल यानी कि धूप पूरा का पूरा पानी खींच ही ले, वेपोराइज हो जाए, इतना भी नहीं। एक नॉर्मल एक लो प्रेशर होता है जिसके अंदर ये बारिश का बनना चालू हो जाएगा। तो क्विक मानसून आता है इन्हीं वजह से। अच्छा, अब आगे देखने की कोशिश करना। रिसेंट ऑब्जर्वेशन हैव रिवील्ड दैट द इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ हिटिंग ऑफ तिब्बत प्लेट्यू हैज अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑफ अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ऑब्वियसली बात है कि अभी की जो चीजें हैं, या फिर अगर आप देखोगे, तिब्बत का देखो सीधा का सीधा लेना देना है इंडियन मानसून से। अगर इंडियन मानसून अगर आना है ना, तो तिब्बत की वजह से ही है। अगर तिब्बत नहीं होगा तो इंडियन मानसून नहीं आएगा। कारण है, देखो, अब एक चीज बताने की कोशिश करूंगा। पहली बात, हिमालय की ना अगर इनकी, चलो आगे बताते हैं, मैं आपको अभी छोड़ देते हैं, आगे बताते हैं। When the summer temperature of air over the Tibet remains high for a sufficient long time, it helps staining the easterly jet, results the heavy rainfall. अब सिंपल सी अगर मैं भाषा में आपको बताऊंगा, जो मैंने अभी आपको पहले ही बताई है, अगर समर के टाइम पे जो टेम्परेचर है वो तिब्बत के ऊपर बना हुआ है, समर के टाइम पे नॉर्मल टेम्परेचर, एक अच्छा खासा टेम्परेचर बना हुआ है जिसकी वजह से बर्फ़ पिघल रही है, और बर्फ़ पिघलने की वजह से अच्छा खासा यानी कि वहाँ से पानी आ रहा है, तो यहाँ से भी अपनी एक साउथ विंड आ रही है, ऊपर से नॉर्थ विंड आ रही है, चाहे यहाँ से वेस्टर्ली आ रही है, ईस्टर्ली आ रही है, ये दोनों आपस में टकराएंगे तो बारिश हो जाएगी। बट एक लॉन्ग टाइम तक, एक लॉन्ग टाइम तक अगर अगर जो बर्फ है वो पिघल नहीं रही है, टेम्परेचर समर के टाइम पे टेम्परेचर जो तिब्बत के ऊपर बना हुआ है वो ज़्यादा सही नहीं है या फिर ज़्यादा लो है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मोटी बर्फ जम जाएगी, मोटी बर्फ जमने की वजह से उसमें मॉइस्चर होगा ही नहीं, तो मॉइस्चर ना होने की वजह से इंडिया के ऊपर जो बारिश होगी वो कम होगी। समझ में आ गया? ज़्यादा मॉइस्चर होगा नहीं, बहुत कम होगा, तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्टली इंडियन रेनफॉल को अफेक्ट करेगी। ईस्टर्ली डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंट इन snow over the Tibet plateau, does not melt, high hampers occurrential rainfall in India, तो बेसिकली कम हो जाएगा। Therefore, any year of thick and widespread snow over Tibet will be followed by a year of weak monsoon in less rainfall। तो सेम चीज जो मैंने आपको बताई है और कुछ नहीं है। आगे अगर आप इसको अगर आप देखना चाहो तो एक बार देख सकते हो, ये इंडिया है, यहाँ से सोमाली जेट स्ट्रीम आ रही है, साउथ वेस्ट मानसून है ये जो इस तरफ से आता है, यहाँ से ईस्ट मानसून आ जाता है आपका। तो इस तरीके से साउथ वेस्ट मानसून है पूरा का पूरा आपको इफेक्ट करता है। ये साउथ ईस्ट मानसून है जो इस तरफ से चल रहा है, यहाँ से आपकी वेस्टर्लीज आ रही है, ये बेसिकली ये आपका मेडागास्कर का प्लेट, ये मेडागास्कर आइलैंड है, तो यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है क्योंकि यहाँ के बेसिकली कैप्रिकॉन कर्क रेखा आ जाती है और ये सारी चीज़ें। तो ये जो सारी चीज़ें ना, देखो ये कर्क रेखा है, मैं आपको बताया तो ये कर्क रेखा है, ये इक्वेटर है, और ये आपकी कैप्रिकॉन है, ठीक है, इस तरीके से चलती है। तो इन्होंने एक अलग तरीके से बता रखा है, लेकिन ऑब्वियसली बात है आप सबको पता है कि हमारे जो भारत से वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होती हुई जाती है, ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता, बस वो समझ लो। अब यहाँ पर देखो पोलर सेल आ जाता है, यहाँ साउथ फेरल है, यहाँ पर नॉर्थ फेरल है, सब ट्रॉपिकल है, नॉर्दर्न हाइडले है, यहाँ पर भी आ जाएगा, साउदर्न हाइडले आ जाएगा, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा सब ट्रॉपिकल जेट है। तो इस तरीके से चलता रहता है, तो इसको आप थोड़ा सा समझ लो, बस इतना बहुत ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा डीप डाउन मत जाओ। इंडियन मानसून रोल ऑफ तिब्बत, यार सेम चीज़ है, एक मैकेनिकल एक बैरियर है। जिस तरीके से अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, आप अपने घर के अंदर बैठे हुए हो, आप घर के अंदर काफ़ी चीज़ों से बच रहे हो, यानी कि हवाओं से बच रहे हो, यानी गर्म हवाओं से बच रहे हो, धूप से बच रहे हो, धूल मिट्टी से बच रहे हो, सर्दी के अंदर ठंडी हवाओं से बच रहे हो। सेम काम सिर्फ और सिर्फ तिब्बत करता है। तिब्बत ये मान के चलो भारत हमारा घर है, और तिब्बत ने एक ऊपर से दीवार बना रखी है जहाँ से हवा आ रही है, और वो उसको रोक लेता है। अब है क्या, एक नॉर्मली अब तो ये हमने एक लेमन लैंग्वेज में समझ लिया, लेकिन अब हम इसकी लैंग्वेज के हिसाब से समझते हैं। द तिब्बत प्लेटू इज एन इनॉर्मस ब्लॉक ऑफ हाईलैंड एक्टिंग फॉर्मिडेबल बैरियर बेसिकली ड्यू टू इज प्रोट्रूड हाइट, it received 2 to 3 Celsius more insolation than the neck boring areas.
इंडिया के अंदर जो बेसिकली इंसोलेशन है या फिर जो सूर्य ताप है वो 2 से 3 डिग्री ज़्यादा होता है निक बोरिंग स्टेट के मुकाबले। द प्लेटू अफेक्ट द एटमोसफेयर इन टू वेज, बेसिकली एक मैकेनिकल बैरियर होता है, एक हाई लेवल हीट सोर्स हो जाता है। At the beginning of June, subtropical jet stream is completely withdraw from India and occupy a position along 40 डिग्री की तरफ चला जाता है। जून के टाइम पे जो आपकी सब ट्रॉपिकल जो जेट है वो 40 डिग्री नॉर्थ में चली जाती है, बेसिकली नॉर्थ तिब्बत की तरफ में, एंड उसके बाद वही हवाएं चलना चालू हो जाती है, कन्वेक्शन बनाती हैं, यही सारी चीज़ें। अब द प्ले टू एक्सेंचुएट बेसिकली नॉर्थवर्ड होता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना चालू होता है, सेम सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है ठंडी हवाओं का मानसून को लाने में, वही सारी चीज़ें, कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सी सारी चीज़ें। द विंटर तिब्बत प्लेट्यू कूल रैपिडली प्रोड्यूस हाई प्रेशर सेल, ऑब्वियसली बात है विंटर के टाइम पे तिब्बत प्लेट्यू बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, बर्फ जमने लग जाती है, तो हाई प्रेशर सेल हो जाएगा। तो साइक्लोनिक कंडीशन ओवर तिब्बत के दिन एंड एंटी साइक्लोनिक स्टेबलिश हो जाती है। साइक्लोन के ऊपर बेसिकली हाई प्रेशर होता है, तो मैंने आपको बताया था कि एंटी साइक्लोन बनता है, तो सेम साइक्लोनिक की जगह एंटी साइक्लोनिक कंडीशन वहाँ पर स्टेबलिश हो जाती है। द हाई प्रेशर सेल ओवर तिब्बत स्ट्रेंथ नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो जब हाई प्रेशर सेल ऊपर उसके ऊपर आ जाता है तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून का कारण बन जाता है। ओके, तो ये था हमारा पूरा का पूरा तिब्बत तिब्बत की बेसिकली चीज़ें। वही सेम 2 से 3 डिग्री वार्मर हो जाता है और वो सारी चीज़ें वही यहाँ पर दे रखा है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको वैसे समझा दिया है, वही ट्रोपोस्फेयर डाइवर्जेंस और ये सारी चीज़ें। एक बार अगर आप इसको देखना चाहो तो एक बार देख लो। तो ये बेसिकली तिब्बत है पूरा का पूरा, ठीक है। आप बेसिकली यहाँ पर साउथ मान लो, इसे ITCZ मान लो, ठीक है। मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ब्रिंग्स रेनफॉल टू द तमिलनाडु कोस्ट इन नवंबर, ठीक है। तो ठीक है, सेम वही वाली साउथ वेस्ट मानसून और एसटीजे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक है, सेम चीज़ चल रही है। या फिर वही जब मैंने आपको बताया था कि कटक में क्या होता है, गर्त में क्या होता है, सेम, यानी कि हाई प्रेशर लो प्रेशर कब बनता है। तो जब गर्त की बात करेंगे, ट्रो की बात करेंगे, तो वहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम काउंट हो जाता है। जब कटक की बात करेंगे या फिर रिट्ज की बात करेंगे तो वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इसमें ये कन्वर्जेंस कब होता है, डाइवर्जेंस कब होता है, जब हवा अंदर की तरफ चलना होती है, जब हवा अंदर की तरफ चलनी चालू हो जाती है तो यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है, और जब हवा बाहर की तरफ चलती है तो उसे लो प्रेशर सिस्टम काउंट कर देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सॉरी, मैंने गलत बता दिया। जब साइक्लोनिक कंडीशन होती है तो हवा अंदर की तरफ चलती है, तो जब हवा इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये अंदर के अंदर घूमने की कोशिश कर रही है, तो ये जब अंदर के अंदर हवा घूमने की कोशिश करेगी तो इसे लो प्रेशर सिस्टम काउंट कर दिया जाता है। जब जब बेसिकली जब लो प्रेशर सिस्टम होता है अंदर की तरफ उसके बेसिकली, तो उसे हम साइक्लोन की आंख कह देते हैं, आई ऑफ साइक्लोन। और जब हाई प्रेशर सिस्टम काउंट होता है जब बेसिकली, तो उस टाइम पर एंटी साइक्लोन की कंडीशन हो जाती है, जब वो चीज़ें बाहर की तरफ फेंकता है। अब इंडियन मानसून पर अगर सोमाली जेट की अगर बात करें तो देखो उतनी ही चीज़ है जितनी की अगर मैं बात करूं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट की बात बता चुका हूं। सेम ये सोमाली जेट है या फिर केन्या की तरफ मेडागास्कर से जो हवा आ रही है, अफ्रीकन जेट स्ट्रीम्स आ रही है, या फिर लो विंड्स आने में लग रही है, इन सबका इंडियन मानसून पर इफेक्ट पड़ता है। इनका छोटी सी चीज़ इंडियन मानसून को टोटली अफेक्ट करता है। कैसे, एक बार समझ लेते हैं। अब पोलर या फिर सब ट्रॉपिकल जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं ये परमानेंट है, परमानेंट जेट स्ट्रीम्स है, जो कि टेम्परेट रीजन्स के बेसिकली जो टेम्परेचर रीजन होता है उसके वेदर को बेसिकली ये इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जब जो टेम्परेरी जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो नैरो विंड्स होती हैं, जिनकी जो टोटली जो स्पीड होती है 94 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है, जिसमें अपर मिडल और समटाइम्स लोअर ट्रोपोस्फेयर तीनों के तीनों आ जाती हैं, लेकिन ये बहुत कम होती हैं। अब इसमें अगर कुछ बात करना चाहो तो अगर कौन कौन सी हैं, तो सोमाली हो जाती हैं, अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट हो जाती हैं, या फिर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट हो जाती हैं, ये सारी की सारी हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करना, जो दो जेट स्ट्रीम्स होती हैं बेसिकली एक अच्छा खासा रोल प्ले करती हैं इंडियन मानसून पे, जिसमें सोमाली या फिर अफ्रीकन अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट की बात कर लो। अब जो प्रोग्रेस है साउथ वेस्ट मानसून की टुवर्ड्स इंडिया की तरफ, बहुत अच्छा, यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हो कि इसमें सोमाली जेट या फिर सहेल का रीजन या फिर केन्या का हो, एक अच्छा रोल प्ले करती हैं, सेम वही चीज़ है और कुछ नहीं है। द प्रोग्रेस ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून टुवर्ड्स इंडिया इज ग्रेटली एडेड बाय ऑनसेट ऑफ सोमाली जेट ट्रांसिट केन्या, सोमालिया और साहिल, सेम चीज़ है। वहीं अगर आप एक और चीज़ देखोगे यहाँ तो एक चीज़ समझने को मिलेगी कि मॉरिशस का जो नॉर्दर्न पार्ट है या फिर आइलैंड ऑफ मेडागास्कर है, वहाँ पर पहुँचने से पहले कि जो केन्या के अबाउट 3 डिग्री साउथ के टाइम पे, ये बेसिकली एक
एक ऐसा टेम्परेचर हमारे लिए क्रिएट कर देती हैं जो कि साउथ वेस्ट मानसून को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देता है और एक अच्छी बारिश लाने में हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए अगर आप इसे पढ़ोगे, इट वॉज ऑब्जर्व टू फ्लो फ्रॉम मॉरिशियस एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ द मेडागास्कर बिफोर रीचिंग टू द केन्या। अब केन्या पहुंचने से पहले कोई भी अगर हवा है जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मेडागास्कर से होती हुई जाती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, साउदर्न मानसून जो हवा चल रही होती है, लो प्रेशर सिस्टम या फिर हाई प्रेशर सिस्टम जो क्रिएट होता है, तो इस टाइम यहाँ पर तो हाई प्रेशर सिस्टम पहले क्रिएट होगा, जब वो ऊपर हवा उठेगी देन लो प्रेशर सिस्टम में काउंट हो जाती है। तो हवा उठने के साथ साथ इक्वेटर पे जाएगी तो वो धीरे धीरे एक बारिश के लिए एक अच्छा खासा एक तरह इंडिकेशन दे देता है एक अच्छी बारिश का। इट स्टेज परमानेंट हाई नियर मेडागास्कर ऑल्सो हेल्प ड्राइव साउथ वेस्ट मानसून, वही सेम चीज ग्रेट यानी कि इंटेंसिटी हो जाती है। द इंपोर्टेंस ऑफ लो जेट बेसिकली LLJ जिसकी हम बात करें, अराइज फ्रॉम द फैक्ट अबाउट 9 डिग्री नॉर्थ कंसिस्ट विद जोनल यानी कोस्टल एरिया से बन जाती है। 9 डिग्री नॉर्थ से ये सारी बनना चालू हो जाती हैं। सो दिस इज द ओनली थिंग्स। रेस्ट अगर आप यहाँ समझने की कोशिश करोगे तो जो पेक्यूलियर है या फिर जो सोमाली करंट है वो बेसिकली रिवर्सल डायरेक्शन है, बेसिकली जो समर के मानसून को चेंज करने में बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। अगर ये ना हो तब भी तो ये क्या करते हैं, मानसून जितना भी आने में लग रहा है वो नहीं आएंगे। तो सोमाली करंट है या फिर जो मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक वेदर को या फिर समर के जो मानसून को चेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल काउंट हो ही जाती हैं। तो दिस इज एक्चुअली इन दिस स्क्रीन। अगर आप यहाँ एक चीज देखोगे, इन विंटर दिस करंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ रनिंग साउथवर्ड फ्रॉम द कोस्ट ऑफ अरेबिया टू ईस्ट अफ्रीका coastline, but the advent of the summer monsoon it reverse direction flow from south to north। अब साउथ टू नॉर्थ जाती है ऑब्वियसली बात है, तो ऑब्वियसली बात इंडिया, अब देखो ये इस तरीके से जाती है और फिर यूं मुड़ जाती है। अब मैं आपको एक बार ना इसे इमेज में दिखा देता हूँ, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप चाहे इसमें कितना ही पढ़ लो, चीज़ें तब तक समझ में नहीं आती जब तक आप नहीं समझने की कोशिश करोगे। देखो इस इमेज के थ्रू देखोगे, साउथ टू नॉर्थ जाने की कोशिश कर रही है, पहले यहाँ से मुड़ेगी फिर ये सीधा अरेबियन सी की तरफ मुड़ जाती है। अब यहाँ से आपको पता ही है, यहाँ से हवा जाने की कोशिश करती है, जब यहाँ से हवा जाती है तो राजस्थान में अब बारिश नहीं होती है क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ियाँ वो पैरेलल बनी हुई है। तो रीजन बन जाता है यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम काउंट हो जाता है, यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। सोमालिया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से ऑब्वियसली बात है, रीज़न क्यों है, क्योंकि इक्वेटर के बिल्कुल पास पड़ जाता है ये भी, ठीक है। तो इक्वेटर के पास पड़ने की वजह से अच्छी खासी गर्मी तो पड़ेगी ही पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो जाने की वजह से फिर ये अपनी दिशा बदलेगी, बेसिकली जिसे हम कोरियोलिस का नियम कहा जाता है। तो कोरियोलिस के नियम की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम हो जाने के बाद ऊपर हवा उठेगी और भारत की तरफ जाएगी, तो यहाँ से हाई प्रेशर सिस्टम पहले से ही आ रहा है, ये दोनों टकराएंगे और बारिश करेगी। चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी मत करना, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अब वो थर्मल लो डेवलप्स और सेम सारी चीज़ें देख लो आगे। इंडियन मानसून, रोल ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल। अब इंडियन मानसून है या फिर रोल ऑफ इंडियन ओशन का जो है जरूरी हो जाता है। अगर इंडियन मानसून नहीं होगा तो मॉइस्चर कहाँ से उठाएगी, अब मॉइस्चर उठा ही नहीं पाएगी। हाई प्रेशर सिस्टम जब तक बना रहे उतना ज़्यादा बढ़िया है, लो प्रेशर सिस्टम कम हो जाए, इसी वजह से जब सूरज जो अपनी दिशा बदलता है जून के टाइम पे, तो ये एक्चुअली एक ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे पास एक ऐसा हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से जो हवा के अंदर मॉइस्चर बना रहता है और मॉइस्चर बना रहने की वजह से बारिश होती है। अब यहाँ देखो, इंडियन ओशन डाइपोल इज रिसेंटली डिस्कवर्ड फिनोमिना दैट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है इंडियन मानसून पे, सेम चीज। इंडियन ओशन डाइपोल इज SST एनोमली यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर एनोमली, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, ऑकर्स ओकेशनली नॉर्दर्न इक्वेटोरियल रीजन के अंदर होता है। इंडियन ओशन डाइपोल इज डिफाइंड बाय डिफरेंट सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन टू एरियाज, पोल्स और डाइपोल। वेस्टर्न पोल या फिर अरेबियन सी की बात करें तो आप इसको समझो या ना समझो, देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको वही चीज़ बताने की कोशिश करूंगा। आप इंडियन डाइपोल की बात कर लो, इंडियन ओशन के डाइपोल की बात कर लो, सारी कहानी ना सिर्फ एक ही जगह आके रुकती है। मॉइस्चर पानी मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा तो बादल पानी उठा पाएंगे, उठाने की वजह से जब उनको हाई प्रेशर थोड़ा सा मिलेगा, विंड चल रही होगी, तो उस विंड के घुमावदार की वजह से वो इंडिया की तरफ आ पाएंगे। अगर ये सब कुछ नहीं होगा, लो प्रेशर सिस्टम ये सारी चीज़ें नहीं होगा, अगर इंडियन ओशन होता ही नहीं तो यहाँ से लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता ही नहीं, लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट भी होता तो मॉइस्चर नहीं होता। अब मॉइस्चर नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है बारिश कहाँ से आएगी, ऊपर से तो ठंडी हवा वैसी आ रही है, अब उसको ठंडी हवा को बारिश होगी फिर तो कम होगी, कोई फायदा नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें ना मिलके एक रोल निभाती हैं। तो इंडियन ओशन का अगर आप काम बात करो तो कभी आपको लिखना हो तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो सेम वही चीज़ है और कुछ नहीं है। पीकिंग यानी कि अप्रैल टू अक्टूबर के बीच में ये सारी चीज़ें कंडीशन होती हैं। और विद अ पॉजिटिव IOD इंडियन ओशन डाइपोल, विंड्स ओवर द इंडियन ओशन ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, ये हमको पता है।
from the Bay of Bengal to Arabian Sea. The result in the Arabian Sea, Western Indian Ocean near African coast being much warmer and Eastern Indian Ocean around Indonesia कोल्डर होता है। ऑब्वियसली बात है, देखो आपको ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये चाहे अरेबियन सी का हो, अफ्रीकन कोस्ट का हो, ये इक्वेटर के बिल्कुल पास पड़ जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि यहाँ पर जो जो भी मॉइस्चर की जो कंडीशन है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। और आपको पता है कि कंडीशन ना कुछ इस तरीके से बनी हुई है, जो इस तरीके से बना हुआ है, तो यहाँ की कंडीशन में यहाँ की कंडीशन में थोड़ा तो फ़र्क होगा ना भाई। तो इस फ़र्क की वजह से यहाँ पर थोड़ा ठंडा रहता है इंडोनेशिया के पास, और यहाँ थोड़ा सा अफ्रीका में गर्म रहता है। तो सिर्फ इतना ही कंडीशन है। पॉजिटिव आईओडी इज़ गुड फॉर द इंडियन मॉनसून, ये ज़रूरी है, तो इसको समझने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ठीक है। सेम इंसो जिसे हम कहा जाता है, इंसो का बेसिकली अगर आप देखोगे सिमिलर टू इंसो, अल नीनो की हम जी बात करने की कोशिश करते हैं, साउथर्न ऑसिलेशन जिसे हम कहते हैं। तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे, अभी कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आपने इतना पढ़ लिया, इक्वेटोरियल इंडियन ओशन ऑसिलेशन इसे कहते हैं। तो अभी आप इसको देखिए, इस इमेज को देख के एक बार चीज़ें देखिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए, अब देखो ये इंडिया है, यहाँ पर हैवी रेनफॉल हो रहा है। ये अफ्रीका का पूरा इसे आप काउंट कर सकते हो, ये मेडागास्कर है। यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, पॉजिटिव फेज है। अब यहाँ से हवाएं चलनी चालू हो जाती हैं, ये वाला पूरा का पूरा यहाँ से हवा चलनी चालू होगी, लो प्रेशर सिस्टम या फिर हाई यहाँ पर आ जाएगी, लो प्रेशर सिस्टम से हाई प्रेशर सिस्टम की ओर, और फिर इंडिया की तरफ इस तरफ से हवा चलेगी, तो यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो जाती है। ये नेगेटिव फेज है, क्योंकि अगर लो प्रेशर सिस्टम अगर यहाँ बना हुआ है, वार्मर वाटर यहाँ पर है, तो जब वार्मर वाटर होता है तो वेपराइज के लिए ऊपर उठेगा ना, तो ऊपर उठने के लिए तो ये वाली कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब जब हवा तो यूं चलनी है, यूं तो चलेगी नहीं, तो इस वजह से इंडिया के अंदर हैवी रेनफॉल सिर्फ इस एरिया में होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर ड्रॉट पड़ जाएगा, यहाँ सूखा पड़ जाएगा। तो ये वाली जो वार्मर जो वाटर है कंडीशन यहाँ पर क्रिएट होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये है, यही है बेसिकली इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, बेसिकली जिसे हम कहा जाता है ऑसिलेशन, इसी यही है, और कुछ नहीं है। आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर कोई डाउट या फिर कोई दिक्कत हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम चीज़ों को और क्लैरिफिकेशन के साथ आपको बता पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड फाइनल में, जहाँ पर हम ईस्टर्ली सॉरी साउथ ईस्ट मानसून एंड वेस्ट मानसून दोनों पढ़ेंगे, साउथ वेस्ट मानसून। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए मिलते हैं दोबारा, बाय बाय।